इनका हमें इंतजार है कि जिस दिन वो सदन का सामना करेंगे, क्योंकि उन्होंने कभी विपक्ष छोड़ा नहीं। विपक्ष को उन्होंने नेस्ता नाबूद करके रखा है हमेशा। मोदी जी जब से राजनीति में है ना, तो उन्होंने एक आम आदमी की तरह कोई चुनाव लड़ा। तो मैं संविधान को चुनूंगा, गीता मेरे लिए दूसरे स्थान पर होगी। वो जो भाजपा की वॉशिंग मशीन है ना, उसमें धो के वो जो भ्रष्टाचारी थे वो सब साफ हो रहे अब। मोहन भागवत जी ये चाह रहे कि मोदी जी को जब देश ने नकार दिया, अगर ज़्यादा चली तो ये महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा में जो विधानसभाओं के चुनाव है यहाँ तक चल सकती है। बेटी है, उसकी एक मर्यादा है। कैराना का सांसद कैसा होना चाहिए, ये अब हमने तो उनकी माँ भी नहीं देखी कभी बोलती। तो बस हसन यहाँ से 2 बार सांसद रही। दोस्तों नमस्कार। अब जब चुनाव देश में हो चुके हैं तो उसके बाद भी अभी तक जो विश्लेषण है वो चला हुआ है। सबका अलग अलग मानना है। सबको लग रहा था, जो खासकर जो मोदी भक्त हैं, कि अब की बार मोदी जी जो हैं 400 पार लेकर ही जाएंगे। कुछ ने तो 420 500 तक की भी लगी थी कि मोदी जी जो हैं अवतार हैं। मोदी जी खुद कह भी रहे हैं कि वो अवतार हैं और भगवान ने उनको कुछ अच्छे कर्मों के लिए इस पृथ्वी पर भेजा, इस धरा पर भेजा है। तो ऐसे में जो हमारा जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो क्या सोचता है। अभी हमारे साथ में हमारे मास्टर जी सुशील कुमार जी हैं और अच्छे तरीके से एक एक चीज़ को पूरे, मतलब आप भी जब देखते होंगे, बहुत सारे लोग आप सुनते होंगे, लेकिन जो सन वाइज एक एक चीज़ बताई जाती है, और सिर्फ मुझे लगता है मैंने जो देखा है वो गुरुजी बताते हैं। तो गुरुजी स्वागत है आपका गांव गुवांढ में। भाई धन्यवाद, बहुत सारा आशीर्वाद आपके श्रोताओं को और आपके दर्शकों को। मेरी शुभकामनाएं। परमपिता परमात्मा इन सब की बुद्धि ठीक रखे। अच्छा, बुद्धि तो ये एक तरफ सोच रहे जी, कोई कुछ सोच रहा, कोई कुछ सोच रहा, किसकी बुद्धि ठीक होगी? तो उससे जो है प्रार्थना कर रहे हैं कि सबकी बुद्धि ठीक रखे। क्या लग रहा है, चुनाव तो हो लिए तो मोदी जी तो 400 पार नहीं जा पाए। देखो मोदी जी, आपने भी कहा कि वो खुद कहते हैं कि मैं अवतार हूँ, और भाजपा के कुछ लोग भी कह रहे हैं कि मैं अवतार हैं। एक हमारे भाजपा के प्रवक्ता हैं, उन्होंने तो जगन्नाथ जी को भी उनका शिष्य ही बता दिया मोदी जी का। ठीक, जगन्नाथ जी भी खुद मोदी को फॉलो करते हैं। मराठी बोल लेते उस टाइम वो। हाँ, वो चलो जो भी रहा हो सके उनकी ज़बान स्लिप हुई या उन्हें जानबूझ के करा, तो वो जानते होंगे तो वही बता सके। लेकिन अभी जब उड़ीसा में सरकार बनी तो मोदी जी ने जय जगन्नाथ जी की बोल ली है। जगन्नाथ जी को उन्होंने गरीबों का भगवान कहा है। अब भगवान तो गरीबों के भी हैं, अमीरों के भी हैं, सभी के भगवान हैं। गरीबों के भगवान अलग तो होते नहीं। तो हो सके वो उड़ीसा में उनकी सरकार बनी पहली बार, इसलिए उन्हें जगन्नाथ जी याद आए हों। रही बात भाई अनिरुद्ध जी विश्लेषण की, विश्लेषण तो हो चुके बहुत सारे। अब तो रिजल्ट आ गया, और रिजल्ट के बाद जो है एक बात तो मैं कहना चाहूँगा कि हमारा एनडीए गठबंधन 240 पे है शायद जी। हाँ, और हमारा इंडिया गठबंधन 234 पे है जी। केवल 6 सीटों का अंतर है। और भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में 1947 से आज तक इतना मजबूत विपक्ष इस देश में कभी नहीं रहा। केवल 6 सीटों का अंतर है। और जिस दिन सदन में आमना सामना होगा पक्ष का और प्रतिपक्ष का, सत्ता पक्ष का और प्रतिपक्ष का, उस दिन आनंद ही कुछ और होगा। लोकतंत्र की सही परिभाषा इस बार सदन से आएगी। मोदी जी जब से राजनीति में है ना, तो उन्होंने एक आम आदमी की तरह कोई चुनाव लड़ा। मैंने शायद किसी और के इंटरव्यू में भी ये कहा था कि माधवराव सिंधिया जी एक्सपायर हुए थे एक प्लेन क्रैश में। तो उसमें एक पत्रकार भी एक्सपायर हुए थे, तो वो उनके अंतिम संस्कार में शामिल थे। रात को उनको फ़ोन आया हाईकमांड का, वहाँ पहुँचे, वो गुजरात पहुँच गए। सुबह उन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ले ली और एज ए चीफ मिनिस्टर ही पहला चुनाव लड़े एमएलए का। तो आम आदमी की तरह उन्होंने आज तक कोई चुनाव नहीं लड़ा, ना आम आदमी की उन्होंने परेशानियों का समझा कभी। तब से अब तक वे सत्ता में हैं, 22 साल हो गए। और पहली बार 4 जून को उनका जो है कुछ रौब रबाव सा कम दिखाई पड़ा मुझे। उनकी शारीरिक भाषा भी कुछ ढीली ढाली सी थी। स्वाभाविक है, अपेक्षा के अनुरूप रिजल्ट नहीं आएगा तो वो कम होगा ही जी।
ठीक। और अब उस दिन का हमें इंतज़ार है कि जिस दिन वो सदन का सामना करेंगे, क्योंकि उन्होंने कभी विपक्ष छोड़ा नहीं। विपक्ष को उन्होंने नेस्तनाबूद करके रखा है हमेशा। अब भी मुझे एक संभावना है कि इन 240 में 5 सांसद और जोड़ लेंगे। अब तक शायद ये बात किसी ने कही नहीं, लेकिन मैं कह दूं, दमन दीव से एक सांसद हैं उमेश भाई पटेल, उसे में तोड़ लेंगे। 4 सांसद YSR के हैं, उन्हें में तोड़ लेंगे। तो ये 5 सांसद तो में बढ़ा सकते हैं। तो संख्या 240 से 245 हो सकती है। इसके आगे कुछ नहीं हो सकता। अन्यथा की स्थिति ये है कि उन्हें जो है सदन में ही सामना करना पड़ेगा। तो अगली बार जो है मतलब फाइट जो है बराबर की रहेगी। बस लोकतंत्र की और सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष की सही परिभाषा नजर आएगी। हालांकि वो तो कांग्रेस मुक्त भारत भी करते घूमे, लेकिन वो कांग्रेस मुक्त हुआ नहीं भारत, और विपक्ष मुक्त भी करते घूमे, लेकिन वो विपक्ष मुक्त भी नहीं हुआ भारत। अब उन्हें ऐसे विपक्ष का सामना करना होगा जिसकी उन्होंने कल्पना नहीं की थी। तो अब की बार जो सदन लगेगा उसमें आपको उम्मीद है कि अब की बार देश के उन मुद्दों पर बात होगी जो जिन पर होनी चाहिए थी? मुद्दों पर तो बात तब होगी जब वहाँ तक सदन जाएगा। सदन जब लगेगा तो सदन में तो कई सारी बाधाएं हैं ना। सदन में तो इसकी स्पीकर पर चुनाव होगा, राष्ट्रपति महोदया का जो जॉइंट सेशन होगा उसके थैंक्स पे भी चुनाव होगा। अभी तो दूर है, लगता नहीं कोई उम्मीद। हाँ, अभी मैं मानता हूँ, उम्मीद है हमें कि मोदी जी जो है वहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन लगता नहीं हमें। उम्मीद तो है लेकिन हमें लगता नहीं कि उससे पहले कुछ और चीज़ें हो रही हैं, घटनाक्रम बदल रहा है, लेकिन देखो क्या होता है। मोदी जी तो बड़े मतलब निर्भीक हैं, उनके अंदर कोई इस तरह का मुझे डर आज तक नज़र नहीं आया। लेकिन जिस दिन से रिजल्ट आए हैं उनके हाथ और तरीके से थे। पिछली बार संविधान को यूँ कर रहे थे, अब की बार यूँ माथे पे लगा लिया, कह रहे थे संविधान बदलेंगे, आरक्षण मुझे पसंद ही नहीं है। देखो, अगर आप मोदी जी तो खैर मोदी जी, अगर आप मेरे से ये सवाल करें कि आप गीता और संविधान में से किसका चुनाव करेंगे, तो मैं भारत का नागरिक होने के नाते, उस ऊपर वाले ने मुझे भारत में ही पैदा किया, तो मैं संविधान को चुनूँगा। गीता मेरे लिए दूसरे स्थान पर होगी। अब मोदी जी संविधान को कैमरे के सामने चुनते हैं या उनके अंतस में संविधान बैठा हुआ है, संविधान की परवाह तो मुझे लगता नहीं उन्होंने की। अगर वो संविधान की इतनी परवाह करते तो EWS का आरक्षण ना देते। वो तो ये पकड़ा दिया। संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि आर्थिक आधार पर EWS का आरक्षण दे दिया जाए। ठीक। और लोकतांत्रिक मूल्यों की भी उन्होंने कोई ज़्यादा परवाह कभी की नहीं। उसी की परिणति है कि आज मोदी जी से कोई खुश नहीं है। उनका पक्ष भी खुश नहीं है। बहुत सारे लोग हैं इस तरह के। हाँ, और विपक्ष तो विपक्ष है ही, वो तो प्रतिपक्ष है ही। बहुत सारे लोग हैं जिनकी अलग अलग कमेंट आई। नितिन गडकरी जी भी खुश नहीं है। अब देखो, आम आदमी की भाषा में, जिनको तनाल ठोक रखी वो तो तलाश में रहेंगे ही। ये बात तरनाल तो ज़्यादा घुस रही ना। हाँ, समय समय पे जिसे देखा कि इसका तरनाल ठुकवाया हूँ उसी का ठोक दी। अच्छा, मोहन भागवत जी भी बड़े नाखुश नजर आ रहे, क्या कारण है? मोहन भागवत जी दरअसल ये जैसा हमारे पिताजी बैठे हैं, मैं इनका औलाद हूँ, तो ये इन्हें अक्सर मेरे से नाखुश ही रहना चाहिए, ताकि मैं नियंत्रित रहूं, संयमित रहूं, मुझ में अहंकार ना आवे और मैं बस मुक्त ना हो जाऊं। एक तरह से मुक्त हो जाना आदमी बिल्कुल। तो मोहन भागवत जी की चिंता वाजिब है। देखो, मैंने किसी इंटरव्यू में कहा था अभी कि मोदी जी सरकार नहीं चला पाओगे। मैं अपनी बात पे फिर कायम हूँ। मुझे नहीं लगता कि मोदी जी सरकार चला पाओगे। NDA की सरकार चल सकती है, लेकिन मोदी जी सरकार नहीं चला सकते बिल्कुल भी। फिर अपनी बात पर कायम है। ये वो मोहन भागवत जी जो चाह रहे हैं, वो यही तो चाह रहे हैं कि NDA की सरकार चले। जो वो कहते हैं ना, गोद का भी प्यारा और पेट का भी प्यारा। जो गोद में है ना, गोद में क्या है, 240 सीट हैं गोद में।
तो मोहन भागवत जी की चिंता यही तो है कि इन 240 को पूरा यूटिलाइज कर लो, इनका सदुपयोग कर लो। मोदी जी के नाम पर दूसरा कोई दल वापस नहीं आएगा इंडिया में जो छोड़ के चले गए। ठीक। और मोहन भागवत जी चाहते हैं कि मोदी जी को देश ने नकार दिया है, मोदी की गारंटी खत्म होगी, एक्सपायर होगी, खत्म होगी, मोदी जी ढलान पे। तो भागवत जी यही तो चाहते हैं। मोदी जी कलाकारी दिखा रहे हैं उन्हें भी। पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई अभी तक भाजपा की? नहीं हुई। जिस दिन होगी, हम भी तलाश में उस बैठक की, जिस दिन होगी। लोग तो ये कहते हैं कि नीतीश कुमार पलटेंगे, चंद्रबाबू नायडू पलटेंगे। मैं कहूँ भाजपा ही पलटेगी। भाजपा के अंदर से ही जो मगरमच्छ हैं भाजपा में पलटी लेंगे, खत्म हो जाएगी फिर तो मोहन भागवत जी की चिंता यही तो है कि जब वो मगरमच्छ पलटी लेंगे भाजपा के, तो इन 240 सीटों का क्या होगा? इस 240 में भी तो हैं जो वॉशिंग मशीन में धो के ले रखे। वो जो भाजपा की वॉशिंग मशीन है ना, उसमें धो के वो जो भ्रष्टाचारी थे वो सब साफ हो रहे अब। तो वो भागवत जी की चिंता वो भी तो है कि वो जो वॉशिंग मशीन के निकले हुए हैं वो सूख लिए अब, कि उनके लिए तो सारी एंट्री खुली हुई है। कभी भाजपा में अंदर से पलटी लगर में दूसरे दल में चले जाओ, 6 सीटों का तो अंतर है। बिल्कुल। और गठबंधन ऐसे होंगे कम से कम, इंडिया गठबंधन के साथ 10 MP हैं अभी, 234 और 244, ये 244 लिए हुए हैं। बारामूला जैसे सांसद, लद्दाख जैसे सांसद, पप्पू यादव जैसे सांसद, ओवैसी जैसे सांसद, चंद्रशेखर रावण जैसे सांसद, ऐसे 10 लोग हैं जो इंडिया गठबंधन के साथ हैं, जो जा ही नहीं सकते। तो भागवत जी की चिंता वाजिब है। और फिर बीच में नड्डा जी ने जो कहा था हैदराबाद से वो कि संघ की अब जरूरत नहीं रही, हम मजबूत स्थिति में है, वो नड्डा जी थोड़ा ही बोल रहे थे। और कौन बोल रहा था? तो पर्दे के पीछे कोई और प्रॉम्प्ट कर रहा था कि ये बोलना है, उन्होंने बोल दिया। तो बुलवाए गए? वो तो बुलवाया गया मोदी जी ने। जिसने बुलवाया। अब नड्डा जी किसके भोंपू हैं ये तो आप जानते होगे या देश जानता होगा। आप नहीं बताएंगे? नहीं, सबको पता, मेरे बताने से ही क्या हो। तो कौन नहीं जानता नड्डा जी को किसने बनाया? मोदी जी ने बनाया। भाजपा के संगठनिक इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं कि पार्लियामेंट्री बोर्ड ने उठा के जो है अध्यक्ष को और एक्सटेंड कर दिया हो आगे को। अध्यक्ष का चुनाव हुआ बाकायदा, लेकिन मोदी जी ने उठा के नड्डा जी को और फिर बना दिया। अभी 30 जून तक नड्डा जी हैं और फिर प्रयास करेंगे मोदी जी कि कोई ऐसा ही भोपू फिर बैठा दिया जा। जबकि संघ ये प्रयास कर रहा है आगे कोई कायदे का अध्यक्ष बने। ठीक जी। तो बात ये है, मोहन भागवत जी की चिंता जो है, आप मैं खोल कर बताऊँ आपको। मोहन भागवत जी ये चाह रहे हैं कि मोदी जी को जब देश ने नकार दिया तो मोदी जी को साइड हो जाना चाहिए और कोई एक ऐसा व्यक्तित्व जिसे सब स्वीकार्य हो, सबको स्वीकार्य हो, ऐसा कोई व्यक्तित्व आ जावे तो ममता बनर्जी भी वापस आ जाएगी, उद्धव ठाकरे वापस आ जाएंगे, शरद पवार जैसे लोग जो है। देखो, परेशानी हमें भाजपा से नहीं है, ना किसी और को भाजपा से परेशानी है। कोई को कांग्रेस आ जाओ, हमें कांग्रेस से क्या परेशानी है? हम आम आदमी हैं, हमारे हितों की रक्षा जो करागा हम उसी की जय बोल देंगे। बिल्कुल भाई, हमारे जो हित हैं उसकी रक्षा हो, आम आदमी के हितों की रक्षा हो और राष्ट्र के हितों की रक्षा हो। अब मोदी जी राष्ट्र के हितों की रक्षा कर रहे हैं लेकिन जनहित की रक्षा नहीं कर रहे। तो जनहित से ही तो राष्ट्र है। वो समझ नहीं रहे ना इस बात को। राज्य की जो अवधारणा है उसका पहला ही क्या है? पब्लिक वेलफेयर, जन कल्याण। अब जन कल्याण में कहीं गड़बड़ है मामला, वो दिख नहीं रहा। मोदी जी जब बोलते हैं पूरा विश्व सुनता है, पूरी दुनिया सुनती है। वो सुनता होगा, लेकिन मोहन भागवत जी की चिंता ये है कि ये 240 जो सीटें आई हैं इनको पूरे 5 साल तक यूटिलाइज किया जाए, इनके दम पे सरकार चला जाए, चल सकती है। अगर कोई दूसरा चेहरा जो सबको स्वीकार्य हो, ऐसा चेहरा जिससे, और तो और कुछ ऐसे चेहरे हैं भाजपा में, नितिन गडकरी जैसे, जिससे किसी को गुरेज ही नहीं है। योगी जी तो एक अलग एपिसोड है, पूरा अध्याय अलग है। वो अध्याय अलग है। आपको पता, योगी जी की सरकार है और चुनाव के दौरान हमारे बिजली नहीं आई, यहाँ 6 घंटे बिजली आई। जिस दिन से चुनाव का रिजल्ट आया फिर बिजली ठीक आ रही, वो तो लगभग 22 घंटे चल रही बिजली भी। देख लो। तो योगी जी को तो पता नहीं
दिल्ली से दूरी उनकी बढ़ रही है या दूरी घट रही है वो तो वो जानते होंगे, लेकिन हाँ एक बात पता मुझे, मोहन भागवत जी जो हैं 5 दिन के लिए गोरखपुर में आए हुए हैं, और वो भी गोरक्ष धाम में, गोरक्ष पीठ जो है वहीं है, 5 दिन का स्टे उनका। अब आप योगी जी की हैसियत समझ लो, योगी जी की हैसियत क्या है, जो योगी जी को निपटाना चाह रही है ये उनका संदेश है। तो फिर योगी जी भी प्रमोट कर सके क्या मैं? नहीं, वो योगी जी के साथ बैठ कर ये मंथन कर रहे होंगे कि 240 सीटों का सदुपयोग कैसे किया जाए भाई, क्योंकि ये जो 2 बड़े कारोबारी हैं, देश के 2 बड़े कारोबारी जिनसे सभी तंग हैं, निजात पाना चाहते हैं, तो भागवत जी भी उनसे निजात पाना चाहते हैं, भाजपा भी उनसे निजात पाना चाहती है। मेरे से बहुत सारे लोगों ने ज़्यादातर जो किसानों की, मजदूरों की जो आवाज़ उठाए हैं, उन्होंने कहा कि जेड सिक्योरिटी लगा रखी है मोदी जी ने मोहन भागवत पे। हाँ, वो हिलेंगे भी उनकी मर्जी से। नहीं, मेरे वहाँ है गोरखपुर में, बता दो उन्हें, भागवत जी अगले 5 दिनों के लिए गोरखपीठ में हैं, और वहीं योगी जी हैं। शिखर वार्ता कह लो या मंथन कह लो, दोनों चल रहे हैं वहीं। अब तो बदलाव मोदी हो जी सके। और अमित शाह जी दोनों जेड क्या, चाहे जेड प्लस लगा दो, चाहे और कोई लगा दो, एसपीजी लगा दो, प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी हटा के जो है उस पर लगा दो भागवत जी पे, कुछ नहीं होने वाला। देखो जब ऊपर वाला ऑडिट करता है तब नीचे वाले भी ऑडिट करते हैं। 31 जुलाई को, आने वाली 31 जुलाई 2024 को आरएसएस और भाजपा की जो कोर कमेटी है उनकी संयुक्त बैठक है, और उसमें ऑडिट होगा, मोदी जी का ऑडिट भी होगा और अमित शाह जी का भी होगा। अगर मेरे से पूछो तो मैं कहूँ ज़्यादा बड़ा ऑडिट अमित शाह का ही होगा, क्योंकि अमित शाह ने जो चीज़ों का वायलेशन किया है सब परंपराओं का, उनका ज़्यादा बड़ा ऑडिट होगा अमित शाह जी का, चाणक्य नीति का। हाँ, और बैठक भी पता कहाँ है आपको, केरल में, दिल्ली में गुजरात में नहीं रखी गई बैठक, वो केरल में रखी, ताकि और वहाँ कुछ गड़बड़ सड़बड़ भी हो, शोर दिल्ली तक ना पहुँचे। ठीक, वो 3 दिन की बैठक है, बिगड़ जाएगा मामला। बस जो कुछ बिगड़ेगा बिगड़ जाएगा, जो कुछ सुधरेगा सुधर जाएगा। तो आपको क्या लगता है, मतलब क्या कौन ऐसा चेहरा है बीजेपी में सबसे अच्छा जो आ सकता है, या फिर अगर एनडीए की सरकार चली जाती है, आप कह रहे नहीं चल पाएगी, मैंने कहा एनडीए की सरकार को मैंने मना नहीं किया, मैंने कहा मोदी जी की सरकार नहीं चल पाएगी। चलो मोदी जी की सरकार अगर चली जाती है, तो अगर इंडिया की आती है, तो इंडिया में कौन ऐसा चेहरा है जो आ सकता है और देश को जहाँ तक जाना चाहिए था पिछले 10 सालों में वहाँ तक लेकर जाएगा? ज़्यादातर लोग तो ये कहते हैं 70 साल में, हालांकि वो 70 साल वाला मामला अलग है, नहीं ले जा पाई कांग्रेस 70 साल में। उन्होंने IIT दी, IIM दिए, भाखड़ा नागढ़ बांध, बड़े बड़े डैम दिए। देखो एक बात सुनो, ये सरकार जो है वर्तमान में मोदी जी की, ये तब जागी जब इस सरकार को हटाने का, गिराने का, जनता से निजात दिलाने का क्रेडिट नीतीश कुमार और उसको जागा हमारे नायडू जी को। दोनों की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं जाग रही हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति में वो बिल्कुल ठीक हैं अपनी जगह। अगर वो अब समर्थन वापस लेते तो सबसे बड़ा दल होने के नाते राष्ट्रपति महोदया मोदी जी को ही आमंत्रित करती सरकार बनाने के लिए। तो अब तक तो मैं अपनी भूमिका का निर्वाह ठीक कर रहे हैं। मैं तब पलटी मारेंगे जब उन्हें लगेगा कि हाँ अब पलटी मारनी चाहिए, जब उनकी बात इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व से होगी, सब शर्तें तय होंगी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय होगा, ठीक। और चंद्रबाबू नायडू तो मजबूत स्थिति में है, नीतीश कुमार की स्थिति बिहार में थोड़ी गड़बड़ है, तो नीतीश को जब ये एश्योर किया जाएगा कि राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव वाला वो भी नियंत्रित रहेगा, आपको वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी आपकी पार्टी को, जब ये सब चीज़ें उन्हें उनके मुताबिक हो जाएंगी तो तभी सरकार की विदाई तय हो जाएगी। जरूरी है या फिर रहनी चाहिए सरकार? नहीं, हम तो ये मानते हैं कि सरकार जो अब चल रही है ये चल नहीं पाएगी, हम तो फिर उसी बात पे हैं। अगर ज़्यादा चली तो ये महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा में जो विधानसभाओं के चुनाव हैं यहाँ तक चल सकती है। अब इसमें ये भी हमें देखना है कि वहाँ किसके चेहरे पे चुनाव होगा, क्या मोदी जी का चेहरा अब भी ऐसा है कि उस पर चुनाव हो सकता है? हरियाणा में तो अभी है 3-4 महीने बाद। हाँ, तो सब साथ ही हैं। और उसके बाद जो है फाइनल आ जाएगा दिल्ली और बिहार का चुनाव है।
बस वो तो डेडलाइन है सरकार की, मोदी सरकार की। बाय बाय हो जाएगी, ओके हाँ, टाटा मेरा बाय ऐसा मानना है। अब बल तो संघ और भाजपा के अंदर ही लोग लगे हुए हैं बाय। कि कोई ऐसा चेहरा सरकार का हेड हो ताकि सरकार पूरे 5 साल चले। उनकी मंशा बिल्कुल ठीक है। वो चाहते हैं कि जब जनता ने नकार दिया जिस आदमी को, उसे स्वतः ही छोड़ देना चाहिए था। तो ये मोदी का परिवार वाला डायलॉग तो खत्म हो जाएगा। कौन सा? मोदी का परिवार, मेरा वो परिवार। सब राजनीतिक स्लोगन है, पॉलिटिकल स्लोगन है। वो सब नारे दिए जाते हैं, कभी हम कुछ थे, कभी कुछ थे, कभी कुछ थे, कभी हम प्रधान सेवक थे, कभी हम चौकीदार थे, कभी हमारा परिवार है, कभी हमने गांव गोद लिए थे। एक पार्लियामेंट के जो मेंबर हैं सबको एक गांव दिए गए थे। पूछ लो क्या हाल है उन गांवों का। यही है आपके पड़ोस में एक गांव तो। जो भी है, और मैं बता रहा हूँ, बहुत सारी बातें हैं, तो सब राजनीतिक। अच्छा, कैराना का क्या लग रहा है, क्या कैराना में आवाज़ उठ पाएगी एजुकेशन की? कौन उठाओगा? अब तो जो सांसद हैं पढ़ी लिखी हैं, LLM है लंदन से। LLM होना अलग बात है, एकेडमिक एक अलग मामला है और प्रैक्टिकली बातें अलग हैं। कैपेबल होना अलग चीज़ है, एकेडमिक क्वालिफाइड होना अलग चीज़ है। तो वो बेटी है, उसकी एक मर्यादा है। कैराना का सांसद कैसा होना चाहिए ये अभी समझ नहीं पाएगा। तो बेटी है, उसकी एक मर्यादा है बेचारी की। वो 5 बजे के बाद उसे निकलना नहीं चाहिए, ठीक बात है, लड़की है हमारी। लेकिन कैराना का सांसद तो ऐसा होना चाहिए कि जो रात को 2 बजे भी कहीं खड़ा पावे। वो तो खड़ी हैं रात 2 बजे। नहीं, वो चलो ठीक है, बेचारी खड़ी है, लेकिन परिस्थितियाँ तो उसके अनुकूल नहीं है ना। परिस्थितियाँ उनके अनुकूल नहीं है। जब सेंटर में उनकी सरकार नहीं है तो वह किस स्थिति में है? किसी भी स्थिति में नहीं है। जिस स्थिति में वहाँ के विधायक जी हैं नाई दसन, उसी स्थिति में वो बेटी रहेगी। नाई दसन जी तो मैंने देखे नहीं आज तक विधानसभा में कभी बोलते हुए। हाँ, अब हमने तो उनकी माँ भी नहीं देखी कभी बोलती। तो बस हसन यहाँ से 2 बार सांसद रही। आप बता दो कोई सवाल उन्होंने अपने पार्लियामेंट्री पीरियड में कभी पूछा हो, कि क्षेत्र की समस्या हो उन्होंने वहाँ उठाई हो? तो आपको कौन लगता है ऐसा कोई है जो? ये तो भविष्य तय कर लगा अपने आप, ढूंढ लगा अपने आप। परमपिता परमात्मा, देखो बात सुनो, मोदी जी 10 साल से देश चला रहे, उन्होंने कुछ मायनों में बेहतर काम किया है, तो ये भगवान ने उनको चुन के भेजा यहाँ कि ये काम तुमसे लेना है। अब वो अपने आप को अनबायोलॉजिकल कहने लगे, अवतार कहने लगे, वो कहने लगे, वो ऐसा लगने लगता है आदमी को। मुझे भी कभी ऐसा लगने लगा कि शायद मैं अवतार बन जाऊँ। तो वो अवतार थोड़ा हूँ, मैं सड़कों पे चल रहा पैदल पैदल, मैं कहने लगूँ मैं अवतार हूँ, तो मैं अवतार थोड़ा ही हूँ। ठीक, तो रेंज रोवर से चलते हैं। तो भगवान जो है वो ढूंढ लगा अपने आप। जिस भगवान जी को जिससे अपना काम करना, भगवान कहीं आते हैं खुद अपना काम करावे ना, कभी किसी से करा लें, कभी किसी से करा लें। तो जब कैराना में कुछ बेहतर उन्हें कराना होगा वो भेज देंगे किसी को। लोग तो ये भी कह रहे हैं मतलब 26वां परिसमन हो जाएगा और फिर कैराना सीट इसमें तो कोई दो राय नहीं, डिलिमिटेशन होगा, इसी घर पर रह जाएगी फिर तो सीट। नहीं, लोग कह रहे हैं। देखो डिलिमिटेशन जब होगा तो 2 विधानसभाएं जो सहारनपुर की हैं वे हटेंगी। सहारनपुर को 2 लोकसभा मिलेंगी डिलिमिटेशन में। और ये शामली जो है, ये हमारी 3 विधानसभा हैं, इन्हीं में कुछ एक्सटेंशन होगा। ये शामली की एक विधानसभा एक लोकसभा अलग बन जाएगी। बस कैराना नाम रह सकता है, शामली भी नाम हो सकता है, लोकसभा अलग होगी शामली जिले की, इसमें क्या बात है? नहीं, लोग तो ये कह रहे हैं कि मुस्लिमों की फिर आबादी ज़्यादा हो जाएगी और फिर तो एक ही घर पे रह जाएगा सब। हमें मुस्लिम से क्या दिक्कत है? मुस्लिम के 4 आत्मा है क्या कुछ? मुस्लिम होने से हमें क्या दिक्कत है? फिर इसी ये टॉपिक कितना बड़ा क्यों बना दिया देश में कि किसने बना दिया? राजनीति की टॉपिक तो है ये। कोई दिक्कत नहीं आपस में यहाँ। देखो एक बात सुनो, उन्हें मुस्लिम वोट ना दे तो उन्हें दिक्कत है, वे मुस्लिम को मंच से गाली दे लें तो कोई दिक्कत नहीं है कि तुम्हारे बैल खोल लेंगे, तुम्हारी भैंस खोल लेंगे, तुम्हारी टोटी खोल लेंगे, तुम्हारे मंगलसूत्र खोल लेंगे, तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम कपड़ों से पहचाने जाओगे। वहाँ कोई दिक्कत नहीं। आप ये नहीं समझ रहे आप कितने बड़े आदमी हो, आप कह क्या रहे, आपको वोट चाहिए, आप मुस्लिम का वोट भी गिनते हो, फिर बूथ पे बूथ रिपोर्ट लेकर भाई किसी मुसलमान ने वोट दिया कि नहीं, मैंने घर बनवाए थे उनके। नहीं, इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनता है? अगर कैराना की तो इतनी बड़ी बड़ी बातें हुई कैराना को लेकर, तो यहाँ तो पलायन सब राजनीतिक प्रपंच है। तो इस तरह का कुछ नहीं है भेदभाव आपस में एक दूसरे के साथ नहीं होगा, जिस स्तर पर होगा, स्तर भी तो है ना। ये भी तो लोग तय करते हैं ना कि कहाँ तक मुस्लिम को मुस्लिम मानना है, कहाँ से हमारा भाई है, ये भी तो हम ही लोग तय करते हैं ना। अब गुज्जर मुस्लिम है, उन्हें हम कब गुज्जर मानने हैं?
जब और कब उन्होंने मुस्लिम मानना शुरू कर दें? जब भी जरूरत पड़ती है भाई हैं तब। हमें उनकी वोट लेनी तो मैं गुज्जर हैं, हमें उनकी ज़रूरत है तो मैं गुज्जर हैं, और हमें जो है उनसे दुराव करना, ठीक, तो मैं मुसलमान है। तो ये खाई कैसे दूर हो सकती है? ये जो भाईचारा है संवैधानिक, जो हमें बंधुत्व और समानता की बात बताता हमारे संविधान, तो क्या हो सकता है ऐसा कि हर कोई एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहे, राजनीतिक की बात ना हो? भारत का लोकतंत्र एक सामुदायिक लोकतंत्र है, समुदायों का लोकतंत्र है। सब समुदाय मिलकर इस लोकतंत्र का निर्माण करते हैं। मुस्लिम भी एक समुदाय है, ठीक। उन्हें जहाँ अपने हित सुरक्षित लगते हैं वे वहाँ वोट देते हैं, उन लोगों के साथ में खड़े होते हैं। अगर तुम में से कोई आदमी खड़ा होकर उनके हित सुरक्षित करने की बात करेगा तो मैं आपके साथ लगेंगे। मैं अभी भी किसी चैनल पर इंटरव्यू 2-3 दिन पहले था, मैं ये सवाल कर रहा था कि अभी इकरा हसन सांसद बनी है, क्या हिंदू गुजर ने वोट नहीं दिया उसको? दिया है, बहुतायत में दिया है। और एक और बेटी है वहाँ कैराना में, मृगांका सिंह, जब वो विधानसभा लड़ती हैं या लोकसभा लड़ती हैं, उन्हें कोई मुस्लिम गुजर वोट नहीं देता, वो भी गुजरी है और ये भी गुजरी है। ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? पूछ लेना जो समाज के जिम्मेदार हैं, जो ठेकेदारी है जिन पर समाज की, उनसे समझ लियो आप इस बात को। हम तो सवाल उठा रहे हैं। ठेकेदार तो बात नहीं करना चाहते ना मुद्दों पे? नहीं करना चाहते तो ख़त्म हो जाएंगे, कम्स टू एन एंड। हो नहीं रहा ऐसा। समय के साथ सब खत्म होता है। कोई कहता था कि 240 सीट आएंगी भाजपा की, किसी ने सोचा था? चंद लोग थे इस तरह, ठीक है, हो गया ना। अब कुछ चंद लोग कह रहे हैं जिन्हें दिख रहा है कि मोदी जी अब जो है ढलान पे हैं, ठीक, बस। तो वो समय के साथ सब चले जाएंगे, उसमें क्या बात है? नए पत्ते निकलेंगे, पुराने खत्म हो। हाँ, वो कहता है वर्ड्सवर्थ, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। अगर सर्दियाँ आती हैं तो क्या ऐसा हो सकता है कि ऑटम सीजन ना आए और ऑटम के बाद स्प्रिंग ना आए? आएगा तो ऑटम भी आएगा और फिर स्प्रिंग भी आएगा, निश्चित रूप से आएगा। अगर समाज से ईमानदारी से पेश नहीं आवेंगे समाज के जिम्मेदार लोग, तो निश्चित रूप से जो है ऑटम सीजन आएगा। ऑटम में क्या होता है? पत्ते गिरते हैं, ठीक, और फिर इसके बाद स्प्रिंग आएगा। तो एक नेचुरल प्रोसेस है, तो इस चीज़ की चिंता ना करो आप। ऊपर वाला अपना काम कराता है किसी ना किसी से। ये प्रदीप चौधरी कहाँ से आ गए थे यहाँ? किसी ने सोचा था यहाँ प्रदीप चौधरी सांसद होगा? इतना सौम्य व्यक्तित्व। देखो कितने मजे की बात है, जिस व्यक्ति के यहाँ पिछले 5 साल में ना तो कोई शादी हुई, ना कोई मौत हुई, ना उसने कोई भंडारा करा, ना जन्मदिन करा, ना जसुट्टन करा, वो भी खड़ा होकर कह रहा कैमरे पे वो प्रदीप तो आता ही नहीं किसी का, हमारे भी नहीं आया, ना उसने बुलाया ना उसका आया, और वो भी नहीं कह रहा कि वो आया ही नहीं मेरे। तो ऐसे आदमी भी क्या पता कोई और बुलवा रहा हो उन चेहरों को। हाँ, वो प्लांटेड जो है, हो सकता है प्लांटेड हो सब कुछ, तो उनके अपने महत्वाकांक्षा है, उसमें क्या बात है। ये अच्छा क्यों चल रही है चीजें कि हमारा तो आया नहीं? क्या एक सांसद का बस यही कार्य है या एक विधायक का या वो तो एक जनप्रतिनिधि अब का? अनिरुद्ध भाई, किसी को क्या कह सकते हो? किसी को कुछ नहीं कहा जा सकता। कौन क्या कह दे? हर आदमी के हाथ में कैमरा है, कुछ ही रील बना के डाल दो, वो मेरे यहाँ नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत? चलो धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया। और कई बार वीडियो लंबा हो जाता तो देख नहीं पाते, हालांकि आपकी वीडियो जो मैंने देखी जितने तक जाते हैं ज़्यादातर देखी जाती है। हाँ, लोगों के पास समय नहीं है ना कुछ वैसी बातें सुनने के लिए जो खराब बातें हैं। नहीं, जितनी देखी जाती है लगभग 93% के लगभग पूरी देखी जाती है। तो हमारा जो उद्देश्य रहता है वो सामाजिक मुद्दों के साथ साथ हम संवैधानिक मूल्यों को कैसे उन मुद्दों से जोड़ सकते हैं ताकि हमारा जो देश है वो एक मजबूत स्तंभ की तरह पूरी दुनिया में उसका नाम हो, और हमारा जो सामाजिक ताना बाना है वो एक दूसरे के साथ सामूहिक रूप से चलता रहे। हर दूसरा या तीसरा व्यक्ति केवल हिंदू मुस्लिम पर फोकस होता है उसका, वो मुस्लिम कैसे जाएंगे, मुस्लिम को पॉपुलेशन कैसे बढ़ गई, इस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि उसमें पूरे तथ्यों के साथ आपसे बात की जाए। खैर, आज के लिए इतना ही।
आपका प्यार, आपका सपोर्ट हमारे लिए अनिवार्य है। और जिन्होंने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो चैनल को ज्वाइन कर लें, ताकि इस आवाज़ को हम और दूर तक ले जा सकें। और आप जुड़े रहें गांव गवांड के साथ। जय हिंद, जय भारत।